यह है नॉर्थ पोल के आर्कटिक रीजन की बर्फ सितंबर 1984 में, और यह है इसी रीजन की बर्फ सितंबर 2019 में। ये नासा की तरफ से कैप्चर्ड डाटा है जो दिखाता है कि सिर्फ 40 सालों के अंदर नॉर्थ पोल की बर्फ किस रफ्तार से पिघल रही है। हर 10 सालों में करीब 12.2% की रफ्तार से, ऑफिशियल साइंटिफिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से। अब इसी आर्कटिक सी आइस को पिघलने से रोकने के लिए डच स्टार्टअप है कॉल्ड आर्कटिक रिफ्लेक्शंस, जिसके साइंटिस्ट एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो मार्स कॉलोनाइजेशन जितना ही बड़ा इनिशिएटिव होने वाला है। वो इस 15.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स यानी कि इतना बड़ा एरिया जिसमें 18 पाकिस्तान जैसे मुल्क समा सकते हैं, इतने बड़े एरिया को रिफ्रीज करने जा रहे हैं विद इन अ डेडलाइन ऑफ जस्ट 6 ईयर्स। और इसके लिए वो पूरे बर्फीले नॉर्थ पोल पर पैराडॉक्सिकली नमकीन पानी छिड़कने वाले हैं। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। नमकीन पानी ट्रेडिशनली कॉल्ड एज ब्राइन, ये नॉर्मली सारे बर्फीले मुल्क अपने रास्तों पर बर्फ जमने से रोकने के लिए छिड़कते हैं, क्योंकि जब बर्फ गिरती है तो इस ब्राइन के कांटेक्ट में आते ही पिघल जाती है। सो जो चीज़ टिपिकली बर्फ को पिघलाती है उसी से ये साइंटिस्ट बर्फ को रिफ्रीज कैसे करने वाले हैं। वेल, ये अपने आप में ही काफ़ी वियर्ड मगर फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। मैं इसके बारे में कुछ ही देर में आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के ज़रा स्केल के बारे में सोच कर देखो, ये प्रोजेक्ट कितना मैसिव होने वाला है। यहाँ पर हम सिर्फ हमारे हिमालयाज में मौजूद ग्लेशियर्स को ही फ्रोजन नहीं रख पाते, जिस वजह से जगह जगह पर सैलाब आ जाता है, तबाही मचती है, लोग मरते हैं। और वहाँ पर साइंटिस्ट लिटरली 18 पाकिस्तान जितने एरिया को फ्रीज करने जा रहे हैं। सो नेचुरली यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि यार ये इतने बड़े सीमिंगली इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को करने की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। आई मीन दुनिया के किसी कोने में यह आर्कटिक पड़ता है, वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उससे हमें क्या ही फर्क पड़ रहा होगा, राइट? एंड वेल, यहीं पर हम सब गलत हो जाते हैं। व्हेन आई से इन साइंसदानों ने अगले 6 सालों की डेडलाइन रखी हुई है अपने ऊपर, वेल एक्चुअली में ये डेडलाइन उन्होंने खुद डिसाइड नहीं की है, बल्कि ये अर्थ ने हमारे लिए डिसाइड की है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिसेंट एस्टिमेट्स अगले 6 सालों में, मोर स्पेसिफिकली सितंबर 2030 तक, हमें पहली बार एक ऐसा समर देखने को मिलेगा जिसमें आर्कटिक सी आइस पूरे तरीके से मेल्ट हो चुका होगा। एंड यू नो व्हाट्स वर्स, अगर ऐसा हुआ तो नासा साइंटिस्ट क्रिस्टीना प्रिस्टोन का कहना है कि अगले 25 सालों में हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करेंगे और उससे जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, इतनी गर्मी 2030 के बाद फौरन एक झटके में बढ़ जाएगी। उन्होंने इसे ऑफिशियली सैटेलाइट इमेजिंग पैटर्न्स के जरिए डिस्कवर किया है, जिसका रिकॉर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ऐसे में पिछले साल की गर्मी तो आपको याद ही होगी, 50 डिग्री टच हो गया था। अकेले मई से जुलाई के बीच में ऑल ओवर पाकिस्तान करीब 7,905 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जिनमें से 568 लोग मारे भी गए सिर्फ इस गर्मी की वजह से। इनफैक्ट पाकिस्तान ही क्यों, ऐसे सिमिलर ट्रेंड्स पूरी दुनिया भर में देखे गए। 2014 से 2023 ये हमारे इंसानी तारीख के 10 सबसे गर्म साल रहे, जिसमें से पिछला ही साल 2023 ऑन रिकॉर्ड वाज द हॉटेस्ट ईयर एवर। इतनी गर्मी नहीं पड़ती, पर जितनी गर्मी आज है, इतनी गर्मी मैंने अभी तक लाइफ में बता रहा हूँ, इतनी गर्मी मैंने झेला नहीं है। आल्सो दुनिया में कुछ ऐसे कोस्टल सिटीज और गांव भी हैं जो समंदर के नीचे डूब रहे हैं, जैसे कि इंडोनेशिया के इन गाँव को देखो। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड के नॉर्दर्न कोस्ट पर बसे ये गाँव अभी 2005 से पहले पूरे तरीके से सूखे हुए थे, बट आज हालत ऐसी हो गई है कि वहाँ पर बच्चों को तैर के स्कूल जाना पड़ रहा है और माएँ लो टाइड का इंतजार करती हैं घर के काम करने के लिए। देन सेम इंसिडेंट थाईलैंड के कैपिटल सिटी बैंकॉक के साथ भी हो रहा है। इस समंदर के बीच में जो पोल्स आप देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं, क्योंकि वहाँ आज से कुछ डेकेड पहले एक गांव हुआ करता था। दुनिया भर में ऐसे कई और शहर हैं, जैसे कि नेदरलैंड का एम्स्टर्डम सिटी, इटली का फेमस वेनिस सिटी, यूएसए के न्यू ऑरलियंस, वर्जीना बीच वाले इलाके, नाइजीरिया का लेगोस सिटी, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इवन हमारा फाइनेंशियल कैपिटल कराची। ये वो शहर हैं जहाँ पर सी लेवल तेज़ी से राइज हो रहा है और ये साल बे साल डूबते चले जा रहे हैं। और आर्कटिक आइस पूरी तरह से पिघलने के बाद इनमें से एटलीस्ट कुछ शहरों को तो हम खुद अपनी आंखों से सामने गायब होते हुए भी देखेंगे। यानी कि आर्कटिक सी आइस को बचाना हमारे लिए करो या मरो वाली सिचुएशन हो गई है। और अगर अब हमने कुछ नहीं किया तो ये इकलौता प्लेनेट जिस पर लिविंग बीइंग रह पाते हैं, ये भी लाइफ के लिए एक लिविंग हेल बन जाएगा।
सो आर्कटिक रिफ्लेक्शन के साइंटिस्ट इसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या वो टाइम से 18 पाकिस्तान जितने बड़े एरिया में फैले आर्कटिक सी आइस को फिर से रिफ्रीज कर पाएंगे? वेल, इस मार्स कॉलोनाइजेशन जितने मुश्किल मेगा प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए आर्कटिक रिफ्लेक्शन के साइंसदानों ने एक काफ़ी जीनियस स्ट्रेटजी ढूंढ निकाली है, जिससे कम से कम खर्च और मेहनत में हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्कटिक आइस को फिर से रिफ्रीज कर पाएंगे। ये स्ट्रेटजी इनफैक्ट इतनी इफेक्टिव साबित हो रही है कि इवन यूनाइटेड नेशंस ने इनके काम से खुश होकर इस नए नवेले स्टार्टअप को पूरी दुनिया की तरफ से आर्कटिक सी आइस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का लीडर चुन लिया है। दरअसल हमारे नॉर्थ पोल्स के पास एक जगह है कॉल्ड स्वालबार्ड आर्कीपेलेगो। ये नॉर्वे के अंडर आता है एंड इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेसेस ऑन द प्लेनेट, जो साल बे साल हमारी अर्थ के एवरेज टेम्परेचर से भी करीब 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है। सो आर्कटिक रिफ्लेक्शंस ने यहाँ पर क्या किया? ये अपने छोटे डीजल पर चलने वाले वाटर पंप्स लेकर स्वालबार्ड पहुँच गए और इस पंप की मदद से वहाँ पर बर्फ़ के नीचे मौजूद आर्कटिक ओशन के खारे पानी को ऊपर स्प्रे करने लग गए, ताकि वो पानी ऊपर की ठंडी हवा से फ्रीज होकर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बर्फ पर एक एक्स्ट्रा लेयर बनाए। बेसिकली आपने देखा होगा हिस्ट्री टीवी पर एक शो आया करता था कॉल्ड आइस रोड ट्रकर्स, जिसमें कनाडा और अलास्का के ट्रकर्स को ठंड में जमी रिवर्स और लेक्स पर बड़े बड़े ट्रेलर चलाते हुए फिल्म किया जाता था। वेल, इसमें वो जो फ्रोजन रिवर्स दिखाए जाते थे ना, वो भी हर साल इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके फ्रीज किए जाते थे। पर यहाँ पर आता है एक कैच। अगर आपको याद होगा तो मैंने शुरुआत में कहा था कि कई सारे मुल्क हैं जो स्नोफॉल से पहले अपने रास्तों पर नमकीन पानी छिड़कते हैं ताकि रास्तों पर बर्फ ना जमे। सो क्या आर्कटिक रिफ्लेक्शंस का प्लान बैकफायर नहीं होगा? क्या हम आर्कटिक सी को रिफ्रीज करने के बजाय उसे और मेल्ट नहीं कर देंगे? वेल, ये डाउट ना टोटली वैलिड है और इसीलिए कनाडा और अलास्का में बर्फ के ऊपर फ्रेश वाटर पंप किया जाता है, ब्राइन यानी साल्ट वाटर नहीं। लेकिन आर्कटिक में हम साल्ट वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर साल्ट वाटर भी फ्रेश वाटर की तरह ही काम करता है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। सो जब हम पानी में नमक यानी कि NaCl मिलाते हैं तो इसके सोडियम और क्लोराइड आयंस पानी के H2O मॉलिक्यूल्स को आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से रोकते हैं। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही हैं जो पानी के मॉलिक्यूल्स को एक साथ चिपका के इन्हें फ्रीज करता है, सो नेचुरली पानी में नमक डालने से इसका फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप हो जाता है। और यही वजह है कि फ्रेश वाटर जहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, लेकिन सी वाटर ऑन द अदर हैंड ऑन एन एवरेज अराउंड -2 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में फ्रीज होता है। सो आर्कटिक में साल्ट वाटर फ्रेश वाटर की तरह आखिर कैसे काम करता है? सिंपल, फ्रेश वाटर हो या सी वाटर, आर्कटिक का टेम्परेचर तो -40 डिग्री सेल्सियस होता है ना। इतने ठंड में दोनों ही फ्रीज हो जाते हैं और इसीलिए वहाँ पर खारा सी वाटर आर्कटिक आइस को मेल्ट नहीं करेगा। प्लस इसके साथ इसके दूसरे फायदे भी तो हैं। आर्कटिक रिफ्लेक्शंस का ये वाटर पंप देखो, ये कितना पोर्टेबल है येट कितना पावरफुल। ऐसे पंप्स को पूरे आर्कटिक आइस पर जगह जगह पर फिट करना कंपैरेटिवली मच ईजियर है देन पूरे आर्कटिक को रिफ्लेक्टिव ग्लास बीड्स या वाइट फैब्रिक से कवर करना सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, जैसे कि प्रीवियस स्टडीज ने सजेस्ट किया था। आल्सो यह आर्कटिक रिफ्लेक्शंस को इस बात का एहसास ज़रूर है कि इन पंप्स को फिलहाल तो फ्यूल लगता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस करके पैराडॉक्सिकली आइस मेल्टिंग में ही कंट्रीब्यूट करता है और इसीलिए वो इनिशियल ट्रायल्स के बाद नॉर्थ पोल पर विंड फार्म्स लगाने वाले हैं ताकि इन पंप्स को ग्रीन एनर्जी की मदद से चलाया जाए। बट क्यूरियस माइंड्स, एज विद एनी ग्लोबल इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव, इस इतने नोबल इनिशिएटिव को तक क्रिटिसिजम्स मिल रहे हैं, इसे अननेसेसरी हाई बताकर या फिर इसके थ्रेट को डाउन प्ले करवाकर। Let me tell you folks about global warming. Don't worry about it. कई लोग तो आज भी ऐसा मानते हैं और आपने भी ये कई बार सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग तो बस एक धोखा है। हमारी ज़मीन नेचुरली भी हर कुछ हजार सालों में आइस एजेस और गर्म फेजेस से गुजरती है। नेचुरल साइकिल्स को डिसरप्ट करने में हम ह्यूमंस का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। Climate crisis is man-made. It's not just man-made, it's white man-made. Is this climate change on display for us right now? Is there other causes behind this? So well, इन बातों के पीछे की सच्चाई आखिर क्या है? साइंस क्या कहती है? So well, to answer this, सबसे पहले तो ये समझो कि ये सोच आखिर पैदा ही कहाँ से होती है और फिर बाकी की चीजें अपने आप ही सेंस बनाने लगेंगी। देखो, साल 1850 में ना जब पहली बार हमने ग्लोबल टेम्परेचर डाटा रिकॉर्ड करना शुरू किया था, तब जमीन का एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 13.73 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। लेकिन इसके बाद जब से यूरोपियंस ने इंडस्ट्रीज लगाना शुरू किया, कंस्ट्रक्शन करना, मोटर इंजन बनाना, तो जमीन का एवरेज टेम्परेचर हर 10 सालों में 0.06 डिग्री से बढ़ने लगा
और 1982 के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और तेज़ी से बढ़ा, चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे मुल्क भी इसमें कूद पड़े, तो अब एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर हर 10 सालों में 0.2 डिग्री सेल्सियस यानी कि 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग गया। अब यहाँ पर ना 2 मेजर लूप होल्स हैं, या कह सकते हैं छलावे हैं। पहला तो ये कि आज का करंट ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है 15.08 डिग्री सेल्सियस, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि ज़मीन ओवरऑल काफ़ी कूल है। एंड सेकेंडली 1850 से लेकर अब तक सिर्फ 1.35 डिग्री सेल्सियस का ही तो टेम्परेचर राइज हुआ है, जो कि सुनने में इतना बड़ा जंप नहीं लगता। और एग्जैक्टली यहीं पर लोग सिचुएशन की संगीनी को नज़रअंदाज कर जाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को एक हाइप या फिर एक फ्रॉड बुला देते हैं। वो ये नहीं समझते कि व्हेन वी से एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, वो पोल्स की ठंड से लेकर इक्वेटर की गर्मी तक का एक एवरेज टेम्परेचर होता है। सो अगर ये एवरेज सिर्फ 1 डिग्री से भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब होता है कि जो गर्मी वाली साइड है वहाँ का दर्जा हरारत एक अच्छे खासे मार्जिन से बढ़ रहा है। प्लस हमारी ज़मीन एक कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम है जिसमें कई कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी फिजिक की तरह, और सबके हार्मनी में काम करते रहने के लिए प्रॉपर बैलेंस टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारा टेम्परेचर इससे 1 डिग्री भी बढ़ जाता है तो हम इसे फीवर कहते हैं, और ये एक साइन होता है कि बॉडी में कुछ गड़बड़ी हो रही है, जबकि सिर्फ 1 ही तो डिग्री बढ़ा है ना। ज़मीन के केस में बिल्कुल ऐसा ही होता है। सिर्फ 1 डिग्री से भी अगर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज होता है तो ये एक अनहेल्दी इकोसिस्टम क्रिएट करता है, जो एक फ्लो ऑफ इवेंट्स को ट्रिगर करता है, जिससे और तेज़ी से फिर टेम्परेचर राइज होने लगता है, जो सिलसिला चलता रहेगा जब तक सारी बर्फ़ पिघल ना जाए और फ्लड्स ना आ जाएं। एंड लेट मी प्रूव दिस टू यू, ये कैसे होता है, इसे ध्यान से समझना। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी बोले कि ग्लोबल वार्मिंग एक झूठ है तो इन फैक्ट से इनकी बोलती बंद करना। देखो, हमारी ज़मीन को हर टाइम सूरज से करीब 342 वाट्स पर मीटर स्क्वायर जितनी एनर्जी मिलती है, लेकिन जो वाइट क्लाउड्स हैं, वाइट स्नो है और बाकी रिफ्लेक्टिव सर्फेसेज हैं, वो इसमें से करीब 107 वाट्स पर मीटर स्क्वायर एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और तभी जाकर हमारा ग्लोबल एवरेज सालों साल काफ़ी स्टडी रहता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि सारे ग्रीन हाउस गैसेज मिलके टोटल 2.6 यूनिट्स सोलर एनर्जी एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करते हैं देन यूजुअल, और ये टेक्निकली सिर्फ 1.1% ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्प्शन है। लेकिन व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज दैट इवन 1% भी अगर एनर्जी एब्जॉर्प्शन बढ़ गया तो टोटल एनर्जी एब्जॉर्प्शन 3% बढ़ जाता है, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो इससे सिर्फ पोल्स ही नहीं पिघलते, इससे एक पूरा चेन रिएक्शन ट्रिगर होता है जो इस ज़मीन के हर एक जानदार को इफेक्ट करता है। सबसे पहले तो पोलर आइस कैप्स मेल्ट होने लगते हैं, तो नेचुरली वाइट स्नो नहीं रहेगा टू रिफ्लेक्ट द सनलाइट, तो सनलाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो समंदर का पानी ज़्यादा एवेपोरेट होने लगेगा और ज़्यादा भाप बनने लगेगी, जो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। प्लस हमारे पोलर आइस कैप्स एक तरह से एक ढक्कन का भी काम करते हैं, जो ज़मीन की गहराइयों में ट्रैप्ड मीथेन को लीक होने से रोकते हैं। अभी स्वालबार्ड का ही बताया जा रहा है कि अकेला स्वालबार्ड भी अगर पूरी तरह से पिघल गया तो वो हर साल एटलीस्ट 2310 टन ऑफ मीथेन हर साल एटमॉस्फेयर में लीक करेगा, और मीथेन अगेन ठहरा एक डेडली ग्रीन हाउस गैस जो और ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगा, जिससे और आइस कैप्स मेल्ट होंगे और ट्रैप्ड ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होंगी, और ये परपेचुअल साइकिल चलता रहेगा। इसके बाद जब ओशियंस तपते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें डिजोल्व नहीं रह पाता, यानी कि नेचुरली वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट होने लगता है, विच ट्रिगर्स इवन मोर ग्लोबल वार्मिंग। एंड लास्टली अनदर मैकेनिज्म दैट एक्ट्स एज अ पोटेंशियल ट्रिगर, जब गर्मी बढ़ती है तो जगह जगह ड्राउट्स यानी कि सूखा पड़ जाता है, तो इससे फॉरेस्ट फायर्स ट्रिगर होते हैं, जिससे वंस अगेन ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं और दर्जा हरारत और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो अब इसमें इंसानों की गलती कहाँ पे आती है? वेल, आप ये डाटा देखो, वो जो 2.6 यूनिट्स एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है ना ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, इसमें क्लियरली सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रोल प्ले करता है। एंड गेस व्हाट, समहाउ 1980s के बाद से, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन दुनिया भर में तेज़ हुआ, इसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में ड्रास्टिकली बढ़ने लग गया, और ये ऑफिशियल डाटा है। सो जो भी लोग सारा ब्लेम इंसानों से हटाकर अर्थ के नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि वोल्केनिक एरप्शंस वगैरह पर डालते हैं, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि जब 1980 में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ हुआ, एग्जैक्टली उसी पॉइंट से नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे वोल्केनिक एरप्शंस भी ज़्यादा बढ़ गए? क्या ये कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो गया? और अगर ऐसा सच में है तो शायद इन्हीं नेचुरल एक्टिविटीज़ का ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ ही कुछ कोरिलेशन है।
और ऐसे में इन साइंसदानों का ये मेगा इनिशिएटिव टू रिफ्रीज आर्कटिक लाइफ सेविंग साबित हो सकता है। तो देखा, इंसान अब ज़मीन को बचाने के लिए भी पूरी जान लगा रहा है। कभी बर्फ़ को वापस जमाने की कोशिश, कभी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की जंग। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सिर्फ ज़मीन को बचाने तक महदूद रहेंगे या एक कदम और आगे बढ़ेंगे खुद को भी बचाने के लिए? इमेजिन करो, अगर इंसान का जिस्म ख़त्म भी हो जाए, यानी इंसान मर जाए, तो क्या हम उसे दोबारा वापस ला सकते हैं? यही तो है ह्यूमन क्लोनिंग। सच कहूँ तो ये सादा सा कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक दूसरी ज़िंदगी का वादा है, एक ऐसी दुनिया का जहाँ शायद मौत का मतलब महज एक वक्फा हो। और यही नहीं, मैंने इस वीडियो में 3 और माइंड ब्लोइंग साइंसी कामयाबियों का भी जिक्र किया है जो तुम्हें यकीन दिला देंगी कि मुस्तकबिल अब सिर्फ फिल्मों तक महदूद नहीं रहा। क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू चेक इट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।